जय हिंद बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग YouTube सीरीज चालू कर रहे हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग से प्यार। ये क्लास 12th के लिए स्पेशली बना हुआ है, जिसमें अकाउंटिंग, BST एंड इकोनॉमिक्स सारा का सारा सब्जेक्ट पूरा हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आज जो है हम लोग BST चालू कर रहे हैं दोस्तों। हम लोग BST का सेकेंड चैप्टर चालू कर रहे हैं जिसका नाम है दोस्तों चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट चैप्टर इसके थोड़ा सा लेट हो गया, फर्स्ट चैप्टर आने वाला है दोस्तों, बेफिक्र रहिएगा। मैं फटाक से जो है फर्स्ट चैप्टर भी लेके आऊंगा, लेकिन ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है इसको आज पहले समझ लो दोस्तों। बहुत ही मजा आने वाला है चैप्टर में पढ़ने में। चलो फटाक से जो है शुरू करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना, BST के सेकंड चैप्टर में हम लोग आ चुके हैं। उसका चैप्टर का क्या नाम है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब कुछ सिद्धांत, मैनेजमेंट में कुछ प्रिंसिपल्स बने हुए हैं जिसको हम लोग को अपने बिजनेस में अप्लाई करना है। ठीक है, मैनेजर को क्या है ना, जीवन में जब मैनेजर ड्यूटी पे जाता है तो उसको बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं लाइफ में। ठीक है, उस पर उसको डिसीजंस लेने पड़ते हैं बहुत सारे। मैनेजर को क्या करना पड़ता है, अलग अलग सिचुएशंस पे, अलग अलग कंडीशंस पे डिसीजन लेना पड़ता है। तो कहाँ से वो क्या दिमाग लगा के डिसीजन ले, तो उसके पास जो है कुछ गाइडलाइंस होते हैं, जनरल गाइडलाइंस, जो कि क्या कहलाते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो उसके पास ऑलरेडी एक लिखा हुआ नियम कानून है, उसको वो फॉलो कर सकता है। लेकिन ये नियम बताता नहीं है कि आपको कि ये रिजल्ट सही आएगा कि गलत। बस नियम लिखा हुआ है कि हाँ इस केस में ये फॉलो कर सकते हो, हमारी गारंटी नहीं है। पहले से ही वो सावधान कर दे रहा है। समझ में आ रहा है? जनरल गाइडलाइंस है ये, जो कि मैनेजर को बताते हैं कि आपको क्या क्या आप इस सिचुएशन में यूज़ कर सकते हो, आप क्या क्या प्रिंसिपल्स को आप उस कंडीशन में लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन ये नहीं बताता कि उसके रिजल्ट सही आएंगे कि गलत आएंगे। ठीक है, कई बार ये हेल्प कर जाता है, कई बार नहीं करेगा। तो नहीं करेगा तो फिर नेक्स्ट कंडीशन में लगाएंगे। समझ में आ रहा है? देखते हैं प्रिंसिपल्स हैं क्या। ये स्कूल वाला नहीं है, प्रिंसिपल है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? टाटा की, है ना। किसकी बात कर रहे हैं? सब लोग जानते हैं, है ना, टाटा के बारे में, टाटा समूह के बारे में सब लोग जानते हैं। तो टाटा के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं हम लोग। हेडक्वार्टर इनका मुंबई में है ना। फाउंडेड कब बना था ये? 1868। और कौन बनाया था? टाटा सन स्टैब्लिश का जमशेदजी नुसरवंजी क्या है? टाटा। जमशेदजी टाटा के नाम से दुनिया जानती है इनको, है ना। फाउंडर थे टाटा के। 1868 में बना था। एरिया ऑफ बिजनेस, कहाँ कहाँ इन लोग काम करते हैं? ऐसा कौन सा एरिया नहीं, कौन सा बिजनेस नहीं है जहाँ इन लोग काम नहीं करते, ये बोलो, है कि नहीं। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो IT है उस पर काम कर देते। कम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग, मटेरियल, सर्विस, एनर्जी, केमिकल, कंज्यूमर प्रोडक्ट, हर प्रकार की चीज़ आप जहाँ पे भी जाओ टाटा आपको मिल जाता ही है कि नहीं। टाटा के बारे में सब लोग जानते हैं। ग्रुप रिवेन्यू जो है 23 का, जो इनका रहा $150, मतलब बिलियंस पे है। किस पे है? और अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इनका कितना आ रहा है? 12,45,000 करोड़। क्या है? करोड़ है। 12 लाख करोड़ रुपए का तो इन लोग रेवेन्यू जनरेट कर ले रहे हैं एक साल के अंदर। ठीक है, बहुत बड़ा कंपनी है। नेटवर्थ टाटा का कितना है? तो आज के रेट में उन लोग का नेटवर्थ है 382 बिलियंस, अराउंड 31.6 लाख करोड़ रुपीज़ है ना। 3 ट्रिलियन इन रुपीज़। समझ में आता है क्या? बिलियन, ट्रिलियन, मिलियन, है ना। एक दिन अपन मिलियन में, सॉरी मिलियन बोल रहा हूँ, हाँ मिलियन में ही जाना है, बिलियन अच्छा ट्रिलियन जाना है, ठीक है ट्रिलियन जाएंगे। तो भाई बहुत बड़ा फिगर है ना। 31.6 लाख करोड़ रुपीज़ जो है टाटा के पास आज उसकी नेटवर्थ है। ठीक है, नंबर ऑफ कंपनीज ओवर 100 ऑपरेटिंग कंपनीज, 100 से ज़्यादा कंपनीज इनके पास है। ठीक है क्या, है ना। लिस्टेड कंपनी इसमें से 31 ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। 31 कंपनीज क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी इनके पास है। लिस्टेड कंपनी कौन सी लिस्टेड कंपनी होती है? किसी को आइडिया है कुछ? हाँ, जो स्टॉक एक्सचेंज में जिनके शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है? लिस्टेड कंपनी। तो टॉप कुछ गिने चुने कंपनीज ही वहाँ पे लिस्टेड होते हैं, जो टॉप 100 या टॉप 500 ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, कितने लोग काम कर रहे हैं टाटा में? तो 10,28,000 एम्प्लॉयज़ जो हैं टाटा में आज काम कर रहे हैं। तो ये छोटी मोटी दुकान नहीं है, ये बहुत बड़ी साम्राज्य है बोल सकते हैं। क्यों? KGF टाइप का। क्यों? इंटरनेशनल प्रेजेंस ओवर 100 कंट्रीज, ओवर 100
लीडरशिप देखते हैं, टाटा स्टील अमॉन्ग द टॉप 10 स्टील मेकर इन द वर्ल्ड, टॉप 10 स्टील मेकर इन द वर्ल्ड, है ना, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की बात है ना। टाटा मोटर्स अमॉन्ग द टॉप 5 कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में टॉप 5 में आते हैं इन लोग, टाटा मोटर्स। टाटा ग्लोबल बेवरेजेस सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर इन अ टी, अपन लोग तो टाटा जो है चाय पिए हैं क्या, टाटा टी पिए हुए हैं, ठीक है। टाटा नमक ज़्यादा चलता है आप लोग बोल रहे हो, सही बात है। टाटा केमिकल्स वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ सोडा एस। टाटा कम्युनिकेशन वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट होलसेल वॉइस कैरियर से। तो टाटा कम्युनिकेशन क्या था भैया, पहले अपना एक टाटा डोकोमो नाम का एक सिम आता था, आजकल जो है बंद हो चुका है क्या, है ना। तो टाटा डोकोमो भी किसका था, डोकोमो का था। अच्छा, टाटा डोकोमो के बारे में बात निकला तो एक कहानी बता देता हूँ टाटा डोकोमो का। टाटा डोकोमो जो है चाइनीज़ कंपनी थी और टाटा अपना इंडियन कंपनी था, दोनों का मर्जर हुआ था, है ना। दोनों मिलके यहाँ पे इंडिया में जो है अपना टेलीकॉम इंडस्ट्री में उन लोग एंटर किए थे, ठीक है। तो दोनों का जो है पार्टनरशिप टाइप से उन लोग का काम था। तो कुछ डील था डोकोमो के साथ, अगर वो मतलब कुछ लॉसेस हुए तो डोकोमो को कुछ पैसा उनको पे करना चाहिए था, ठीक है। लेकिन जो है टाटा जो है डोकोमो को पे नहीं कर रहा था, तो वो चले गए थे सुप्रीम कोर्ट। कहाँ चले गए थे उन लोग, सुप्रीम कोर्ट। और जो टाटा में जो है बीच में किसी को सीईओ बनाए थे, उनका बीच में जो है वो एक्सपायर भी हो गए कार एक्सीडेंट में। क्या नाम था, किसी को याद है क्या, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है तो टाटा के जो सीईओ थे उस समय, वो जो है बोले कि हम लोग इनको पैसा पे नहीं करेंगे। तुरंत रतन टाटा जी जो है एक्शन पे आ गए और उनको जो है सीईओ पद से हटा दिया गया और रतन टाटा फिर से आ गए और उनका जो भी लायबिलिटी आग बंद करके पे कर दिया गया, क्योंकि इज्जत का मामला है यहाँ पे, पैसे का मामला नहीं है। तो रतन टाटा जो है इज्जत कमाए, पैसा तो उनके पास ऑलरेडी है, पैसे के साथ साथ इज्जत कमाना बहुत बड़ी चीज़ होती है कि नहीं। तो ऐसा कुछ हुआ था। तो टाटा स्टील है, ताज का चेन जानते हैं हम लोग, जगह जगह होटल है ताज के, है ना। जैगवार भी अपना ही है ना। टाइटन हो गया, टाटा स्काई हो गया, इंडिकॉम हो गया। ये कोरस क्या है, तो ये स्टील है ना, टाटा कोरस स्टील है, ठीक है। इसको भी इन लोग एक्वायर कर लिए थे, ब्रिटेन की कंपनी को जाके खरीद लिया गया था। टाटा का बहुत सारा कहानी है, बताऊंगा अभी आप लोग को, है ना। वोल्टास जो है एसी जो है अपन नहीं लगवाए हैं, ठीक है, लगवा लेंगे। टाटा स्काई है ना, डीजल। टाटा कैपिटल फाइनेंस कंपनी है ना। फिर इसके बाद क्या आया, कम्युनिकेशन आ गया। फिर कुछ कॉफ़ी भी है शायद तक, टाटा टी भी है। टीसीएस सब लोग जानते हैं टीसीएस के बारे में। टीसीएस एक बहुत बड़ी टाटा की सबसे बड़ी कंपनी है शायद तक, टाटा की है ना। एक अकेले रिलायंस के बराबर आ जाता था, अभी अभी रिलायंस थोड़ा आगे निकला है जियो के बाद से, नहीं तो टीसीएस सिर्फ एक कंपनी और रिलायंस का पूरा समूह, टीसीएस अकेले बराबर रहता था। कुछ 14 या 15 लाख करोड़ रुपीस का टीसीएस का अकेले का ही नेटवर्थ है, समझ में आ रहा है। अभी जो है रिलायंस का 19 लाख समथिंग हो गया, तो बढ़ गया थोड़ा आगे, लेकिन इन लोग को मिलाएंगे तो 30 लाख करोड़ रुपीस से ऊपर है टाटा, है ना। टाटा मोटर्स जानते ही हम लोग, आजकल जो है सेफ्टी के मामले में अगर बोलें तो 5 स्टार इनकी रेटिंग रहती है और अच्छे से चल रही है अभी इनकी गाड़ियाँ। सबसे ज़्यादा क्या बिकती है इनकी, नेक्सन ना, टाटा नेक्सन ज़्यादा चल रही है। ईवी में तो भाई टाटा जो है शायद तक लीडिंग ब्रांड है हमारे इंडिया में, है ना, ठीक है। तो इस्टेब्लिश द फर्स्ट स्टील प्लांट, हमारे इंडिया में पहला स्टील प्लांट लगाने वाले ही ये लोग थे, है ना। स्टार्टेड द फर्स्ट पावर प्लांट इंडिया में लगाने वाले टाटा, है ना। इंश्योरेंस को हमारे कंट्री में लाने वाले ही टाटा। स्टार्टेड द कंट्रीज फर्स्ट चेन ऑफ लग्जरी होटल्स, तो टाटा ताज जो है वो चेन है ना। लेड कमर्शियल व्हीकल प्रोडक्शन, तो व्हीकल प्रोडक्शन में भी इन लोग आए। तो इनका कहानी पता है कि नहीं, टाटा मोटर्स के बारे में आप लोगों को कहानी पता है क्या हुआ था टाटा मोटर्स। जब टाटा मोटर्स कौन सी कार लेके आई थी टाटा मोटर्स स्टार्टिंग में, नैनो तो बहुत दूर की बात हो गई। टाटा जो है वो पहले इंडिका लेके आई थी। कौन सी कार लेके आई थी, अब इंडिका क्या हो रहा था ना, चल नहीं पा रहा था, टाटा मोटर्स को उतना ज़्यादा मतलब पता नहीं था जो ऑटोमोबाइल कंपनी है उसको कैसे चलाना है, जो भी चीज़ें होगी। तो रतन टाटा जो है सन शायद 2000 के आसपास की बात है, टाटा मोटर्स को बेचने चले गए थे। क्या करने चले गए थे, टाटा मोटर्स को सेल करने चले गए थे फोर्ड के मालिक के पास, ठीक है। लेकिन डील विल सब फाइनल हो गई थी बोलते हैं, ऐसा मैं सुना हूँ कि
डील फाइनल होने के बाद कुछ ने उन्होंने ना एक डायलॉग मार दिया, जो भी फोर्ड के उस समय रहे होंगे सीईओ या फिर ओनर, उन्होंने कुछ इमोशनल डायलॉग मार दिया कि फोर्ड, वो उन्होंने बोल दिया जब आप चला नहीं सकते हैं टाटा मोटर में आपको आने की ज़रूरत क्यों है? जब आपको चलाना नहीं आता गाड़ियों को कैसे बनाना है, गाड़ियों को कैसे बेचना है, आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो क्यों ज़बरदस्ती अपना नुकसान करने के लिए यहाँ पे आ गए? तो जो है रतन टाटा को जो है बात दिल में लग गई और दूसरी फ्लाइट से जो है वो घर वापस आ गए। उसके कुछ 6-7 साल बाद है ना, फोर्ड जो है वो इंसॉल्वेंट होने के कगार पे आ गया। वो जो है फोर्ड जो है जैगवार और लैंड रोवर जैसी कंपनी को ओन करने वाली कंपनी थी, बहुत बड़ी कंपनी थी वो, है ना। उनका जो है दिवालिया निकल गया, हालत ख़राब हो गई। तब उन लोग हाथ जोड़ के हमारे रतन टाटा जी के पास आए कि हमारी कंपनी खरीद लो। लॉस मेकिंग कंपनी थी जैगवार और लैंड रोवर, है ना। अब आज सब लोग जानते हैं कि कौन कौन ओन किया हुआ है कि नहीं। तो उस समय जो है रतन टाटा ने उनकी कंपनी खरीदी और वो लॉस मेकिंग कंपनी को क्या बना दिए, प्रॉफिट, है ना। तो कुछ चीज़ें वो इमोशनल भी होते हैं इंसान, है ना, बड़े लोग जो होते हैं इमोशनल भी होते हैं। सिर्फ पैसा वैसा कोई नहीं, अगर जो समझदार आदमी रहता तो शायद वो कंपनी नहीं खरीदता, लेकिन क्या है इमोशन जुड़ा था, वो अपने को किसी दिन चमकाया था, आज उसकी पूरी कंपनी को ही खरीद लिया गया। बात समझ में आ रहा है? उसको आशीर्वाद दे दिए, है ना, ले बेटा जा ऐश कर, ठीक है। तो टाटा की बहुत सारी कहानी है, आप उनके जीवन के बारे में जब जानोगे तो बहुत लिखा जाएगा। अभी जब वो टाटा जो अभी हैं, अपनी किस्मत रही तो मिल पाएंगे कभी जीवन में, क्यों नहीं तो हमारा लेक्चर देख लेंगे। वो मेड सॉफ्टवेयर बनाते हैं कि नहीं बनाते बताओ? TCS तो भाई अच्छा इतनी बड़ी कंपनी है जो छोटा मोटा मोबाइल सॉफ्टवेयर नहीं बनाता। ये बैंकिंग सिस्टम जानते हो, बैंकिंग सॉफ्टवेयर SBI में अगर 10,000 रुपये मेरा कट जाए ना अगर गलती से, तो 3-4-5 घंटे में 1-2 दिन में वापस आ जाता है ना। डेबिट कार्ड सिस्टम जगह जगह जो इलेक्ट्रॉनिक अपना ATM लगा हुआ है, वहाँ से पैसे विड्रॉ हो रहे हैं और सब चीज़ एक ही सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड है। अच्छा सिर्फ हमारा SBI का सॉफ्टवेयर नहीं बोल रहा हूँ मैं, ICICI से भी पैसा निकाल ले तो SBI वाले को पता चल जाता है। तो सोचो किस लेवल का वो सॉफ्टवेयर होगा, कितने ब्रांचेज और कितने सारे मशीन इसके अंडर पे चल रहे हैं, है कि नहीं। एक इनकम टैक्स का जो अपना वेबसाइट है, इनकम टैक्स का वेबसाइट है, लाखों लोग वहाँ पे एक्सेस करते होंगे। सोचो करोड़ों लोग के लॉगिन ID पासवर्ड होंगे, है ना। मैं भी उसको यूज़ करता हूँ लोगों के रिटर्न फाइल करने के लिए। तो इतने सारे डेटा जो है, कौन ये सब बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कौन बना रहे हैं ये सब? टाटा TCS। समझ में आ रहा है क्या? छोटा मोटा कंपनी ने, बहुत ज़्यादा पैसा इन लोग कमाते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चर्ड द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजीनियस पैसेंजर कार, पहला जो है इंडिजीनियस पैसेंजर कार बनाने वाली कंपनी यही है। क्या बनाई थी वो? इंडिका, ठीक है। वॉट हैज़ मेड द टाटा ग्रुप सक्सेसफुल। तो बात ये है मुद्दे की, इतना आपको टाटा का प्रवचन नहीं दे रहा था मैं, टाटा क्यों इतना सक्सेसफुल हुआ, तो ये जानने वाली बात है ना। तो इन्होंने बहुत अच्छे से क्या फॉलो किया है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। समझ में आ रहा है क्या, है ना। तो हम लोग जो है आज पढ़ने वाले हैं, खुश नसीब है हम लोग कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे और अपने बिजनेस में उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या करना है ना प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को। तो होते क्या है सर, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते क्या है? तो मैं बताया एक मैनेजर जो है डे टू डे वर्किंग में उसके पास बहुत सारे सिचुएशन आते हैं, तो वो क्या चीज़ करे, हर चीज़ का तो आइडिया नहीं है उसको। तो कुछ रेडीमेड प्रिंसिपल्स बने हुए हैं, रेडीमेड जनरल गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करके भी वो सिचुएशन से निकल सकता है, ठीक है क्या। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है प्रिंसिपल के बारे में। ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर अ डिसीजन मेकिंग एंड अ बिहेवियर डेवलप। क्या बता रहा है ये? ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन बना दिया, किस लिए बना दिया? डिसीजन मेकिंग के लिए और बिहेवियर डेवलप करने के लिए। आपका क्या बिहेवियर रहने वाला है ये भी प्रिंसिपल बताता है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग भी बताता है। ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस में? ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। क्या बोल रहा है? ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इसका मतलब क्या है सर? तो ये अचानक से आपको 3-4 नियम दे दिए हैं, क्या इन लोग अचानक से नहीं दिए हैं, सालों लग गए इसको बनाने में, है ना। बहुत सारे ऑब्जर्वेशन हुए, बहुत सारे बिजनेस, मान लो 100 बिजनेस में वो चीज़ें एक्सपेरिमेंट की गई है, उसके बाद वो प्रिंसिपल बन के आया है। बात समझ में आ रहा है क्या? ऐसे ही अचानक से आँख बंद करके बोले हाँ ये वाला काम कर दे भाई हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आँख बंद करके काम नहीं किया गया है, वो क्या हुआ है, ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट के बाद क्या बना गया है, जनरल गाइडलाइंस बना गया है, ठीक है क्या। एज वेल एज
पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजर। बात समझ में आ रहा है क्या? क्या लिखा हुआ है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किसको बोलते हैं दोस्तों? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मतलब कि ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर द डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे ये आया है जनरल गाइडलाइंस बताओ? ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन एज वेल एज पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजर। तो ये लिखने वाली बात है, आप लोगों को प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा, फिर अपन लोग लिखेंगे इसको। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे, कुछ एग्जाम्पल बता रहा है। एक प्रिंसिपल बता रहा है आप लोगों को, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं वैसे तो, उसमें से एक प्रिंसिपल का नाम क्या लिखा है? प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। क्या बोल दिया? यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब कि ना, जैसे मान लो फैक्ट्री में 2-4 बॉस लोग हैं, हो सकते हैं 2-4 बड़े बड़े मैनेजर हो सकते हैं। एक जन मैनेजर आके बोला कि कल जो है ना ये प्रोडक्ट रायपुर में जो है डिलीवर कर देना, ठीक है। दूसरा बॉस आके बोला ये वाला प्रोडक्ट मुंबई में डिलीवर कर देना। तीसरा आके बोला इधर चेन्नई लेके जाना। बात समझ में आ रहा है? 3 लोग एक ही आदमी को एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग चीज़ बोल दिए, तो बेचारा करे तो करे क्या और बोले तो बोले क्या, है कि नहीं? तो वहाँ पे वो दिक्कत में आ जाएगा, करना क्या है और काम उसका ख़त्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड स्टेट दैट ईच एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। तो यही बताना चाह रहा था आप लोगों को मैं कि ऑर्डर सिर्फ किससे मिलना चाहिए? एक से, है ना। एक अगर बॉस से ऑर्डर मिलेगा तो उसको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, काम भी एकदम टाइम से ख़त्म। बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है जो कि हम लोग को सबको पता भी है। एज जनरल ज़िंदगी में हम लोग इतना सीखें कि भाई 4 लोगों को बताएंगे तो अपने को समझ नहीं आएगा, एक ही जन कोई बोलो हम लोग ही बता देंगे उनको, क्यों? तो ये वाला प्रिंसिपल तो अपने को पहले से ही पता है, क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड। क्या कितने लोग बोलेंगे यहाँ पे, कितने लोग कमांड देंगे? एक। दिस हेल्प्स इन अवॉइडिंग द कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न नहीं होगा। कॉन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज़, प्रायोरिटीज़ में कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। इंश्योर्स अ क्लियर अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी भी क्लियर रहेगा। अब जो है मान लो मैं मुंबई वाले का काम कर दिया, मुंबई वाला जो है मुंबई में जो है प्रोडक्ट पहुंचा दिया, तो अकाउंटेबिलिटी मैं सिर्फ किसको दे पाऊंगा? मुंबई वाले सर को बता पाऊंगा कि सर आपका प्रोडक्ट तो पहुंच गया, और बाकी लोगों से क्या पड़ेगी अपने को? गालियाँ पड़ने वाली हैं। क्यों? क्योंकि मैं उनको क्या नहीं कर पाया? अकाउंटेबिलिटी नहीं कर पाया, उनको मैं जवाब नहीं दे पाया, है ना। तो ऐसे ही ये जो है यूनिटी ऑफ कमांड कहाँ पे फॉलो हुआ होगा? टाटा ग्रुप में। कहाँ पे फॉलो हुआ होगा दोस्तों? टाटा। इन टाटा ग्रुप दिस प्रिंसिपल इंश्योर्स दैट ईच बिजनेस यूनिट और सब्सिडरी ऑपरेट्स एफिशिएंटली एंड विथ अ क्लियर डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल क्या बोल रहा है यहाँ पे? टाटा ग्रुप क्या इंश्योर करता है? हर एक बिजनेस, बहुत सारे बिजनेस हैं उनके, ईच बिजनेस यूनिट और सब्सिडरी ऑपरेट्स, मतलब उनके नीचे जो काम कर रहे हैं वो सब्सिडरीज कहलाते हैं, ठीक है। ऑपरेट्स एफिशिएंटली एंड विथ क्लियर डायरेक्शन, मतलब कि एफिशिएंटली मतलब क्या है बताओ? एफिशिएंटली मतलब कम कॉस्ट में ज़्यादा प्रोडक्शन करना, अच्छे से सब लोग काम करें, और विथ अ क्लियर डायरेक्शन, उनके पास उनका डायरेक्शन गोल जो है साल भर का एकदम क्लियर होना चाहिए। तो टाटा जो है इसको फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ टाटा स्टील प्लांट मैनेजर रिपोर्ट्स आर डायरेक्टली टू द CEO of the Tata Steel, they receive a clear directives and can focus on implementing the strategies without conflicting instruction from multiple sources. This enhances the decision making, reduces errors and improves overall organization effectiveness. क्या बोल रहा है ये बताओ? टाटा स्टील का जो मैनेजर है वो डायरेक्ट किसको रिपोर्टिंग करता है? टाटा स्टील के CEO को, है ना। किसको करता है? टाटा स्टील के CEO को। तो इन लोगों का काम कैसे हो रहा है? बढ़िया से इन लोगों का काम हो रहा है विदाउट कॉन्फ्लिक्टिंग, है ना। कुछ भी मल्टीपल सोर्सेज नहीं है, डायरेक्ट मैनेजर को किसको बताना है काम? CEO को बताना है। बहुत सारे लोगों को बताना है क्या? रतन टाटा जी के पास जाना है क्या? टाटा नमक वाले के पास जाना है क्या? नहीं, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे जाना है? टाटा स्टील वाले के पास ही जाना है, CEO के पास। तो इससे एरर होने की चांसेस, डिसीजन मेकिंग में इम्प्रूवमेंट, है ना, और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्टिवनेस जो है वो बढ़ जाता। ठीक है, ये वीडियो टाटा स्पॉन्सर किया है। काश ऐसा होता, ऐसा दिन भी एक दिन आ सकता है, आएगा आएगा। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, business enterprises have followed various principles in their working over a period of time.
तो बिजनेस इंटरप्राइजेज बहुत सारी दुकानें जो हैं काम कर करके बहुत सारे अलग अलग क्या बनाए हैं, प्रिंसिपल्स को बनाया गया है। क्या बनाया गया है, प्रिंसिपल्स बनाया गया है ना। अ नंबर ऑफ मैनेजमेंट थिंकर्स एंड राइटर्स हैव ऑल्सो स्टडीड द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो क्या है, ये कौन लोग हैं, मैनेजमेंट थिंकर्स, कुछ सोचने वाले, अच्छा सोचने वाले लोग हैं इन लोग, कुछ पढ़े लिखे होते होंगे, कुछ मैनेजमेंट के बारे में ज़्यादा जानते होंगे क्या, तो इन लोग क्या है टाइम टू टाइम इसके बारे में स्टडी करते रहते हैं ना। अपने को इतना समय मिलता नहीं है, नहीं तो हम लोग भी कर देते हैं ना। देयर इज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट थॉट, तो बहुत पुराना इतिहास रहा है इसका मैनेजमेंट के बारे में सोचने का। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव इवॉल्व्ड एंड आर इन द continuous process of evolution। in this chapter we will study the contribution of फ्रेडरिक भाई के बारे में पढ़ने वाले हैं, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर है ना, क्या नाम है इसका, टेलर नाम है भाई, टाइगर नहीं है, टाइगर ये टेलर है। और ये दूसरा नाम क्या है, हेनरी फ्योल है ना। तो ये दोनों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये मैनेजमेंट में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बोथ ऑफ देम कंट्रीब्यूटिंग इमेंशली टूवर्ड द स्टडी ऑफ मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन। तो हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं, तो ये जो दोनों बाबा जो हैं है ना, जितना भी ज्ञान दिए हैं इन लोग, इनके ज्ञान के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोनों क्या दिए हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स बनाए है ना। चार नाम टाइप का लग रहा है तेरे को, हाँ चार है ये। तो इसको बोलते हैं FW टेलर है ना, और इसको हेनरी फ्योल, ठीक है ना। तो पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म हो रहा है। मुझे यकीन है कि आप लोग को बहुत अच्छा मज़ा आया होगा सर। प्रिंसिपल्स जैसे टाटा ने यूज़ किए हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है उनके प्रोडक्ट्स के बारे में, उनके अचीवमेंट्स के बारे में, है ना। तो इसी प्रकार से दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ। पार्ट 2 हम लोग बहुत जल्द लेके आने वाले हैं। पार्ट 2 में डिस्कशन होगा 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फ्योल के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, जय हिंद।